Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will start our next chapter, that is chapter number 5. Chapter number 4 will be teach you later on, but now you will study the halogens and the noble gases. So first start our lecture number 1. In this chapter you will study about halogens, their occurrence, their properties, and their different kinds of reaction. So let's start our topic. The whole chapter will cover about the halogens. First, we will see the halogens word origin from the Greek language. In Greek language, the word halos means salt, while genons mean to form agendate. It means halogens are those compound or those elements which have the property to form salt because they are literally the salt former. The halogens group include different type of element, which is fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine, and all these elements are known as halogens. When we will talk about the halogens, then the halogen element form a group of very reactive non-metal. It means that all these elements are non-metallic in nature and they are quite similar to each other in their chemical properties. फर्स्ट फोर एलिमेंट आर दी कॉमन एलिमेंट, यानी बच्चों आपको इसमें क्या बता रहे हैं कि जिस ग्रुप के अंदर पहले चार मेंबर हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों जो है वो नेचरली अकरिंग, या इसको हम जनरली बोल देते हैं कि ये चारों एलिमेंट नेचरली एग्जिस्ट करते हैं. बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट दैट इज द एस्टाटीन, तो एस्टाटीन वो एलिमेंट है बच्चों जो कि रेडियो एक्टिव नेचर होता है. और अगर आप इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो ये एलिमेंट, इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 8.3 और होती है, यानी ये 8.3 आवर्स लेता है अपने आप को 50% अमाउंट में कन्वर्ट होने के लिए. तो इसलिए ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है और जिसका स्टेबल आइसोटोप की हाफ लाइफ कितनी होती है, दैट इज 8.3 आवर. उसके बाद बच्चों इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हेलोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है एज आ डिस्क्रीट. डिस्क्रीट होता है जो पर्टिकुलर, जो इसकी स्टेट होती है. तो इस एलिमेंट की स्टेज क्या होती है, जितने भी ये हेलोजेंस हैं ये सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी सिंपल एफ की फॉर्म में नहीं, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ. यहाँ देखें, ये फ्लोरीन का बॉन्ड दूसरे फ्लोरीन से बना हुआ है, इसको बोलते हैं F2, इसको बोलते हैं Cl2, देन Br2 एंड देन I2. तो इसमें तमाम हेलोजेंस के एटम एक दूसरे के साथ डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी सिंपल एक फ्लोरीन का एटम नहीं, बल्कि फ्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में डायटोमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ F2, Cl2, Br2 एंड I2. तो उसके बाद बच्चों उन्होंने आपको बताया कि इन तमाम एलिमेंट की जो स्टेज है वो गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड है. तो यहाँ देखें, फ्लोरीन और क्लोरीन गैशियस फॉर्म में होती हैं, ब्रोमीन जो है बच्चों लिक्विड फॉर्म में होता है, वाइल आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट में होती है. तो यहाँ देखें तो इससे पता ही चला कि जितने भी ये हेलोजेंस होते हैं इनकी स्टेज जो है वो गैशियस स्टेट से लिक्विड में आती है और लिक्विड से देन सॉलिड स्टेट की तरफ ये मूव करता है. तो यहाँ पे आपको इनके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बताए गए कि फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर आप बात करें तो ये दोनों गैशियस स्टेज में है, और गैशियस स्टेज में इनका कलर क्या होता है जी, पेल येलो या फिर ग्रीनिश येलो होता है. ठीक है, ये दोनों गैसेस जो है वो पेल येलो या ग्रीनिश येलो कलर की होती हैं, जबकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और इसके लिक्विड का कलर क्या है जी, रेडिश ब्राउन. ठीक है, जबकि आयोडीन जो है वो मेटालिक है और इसका कलर जो है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का ये सॉलिड होता है. अब उसके बाद आगे वो बताते हैं कि अगर आप हेलोजेंस की फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों जिसके अंदर क्लोरीन या फ्लोरीन या डिफरेंट टाइप ये जो ब्रोमीन लिक्विड है, अगर ये इवॉल्व हो रहा है किसी भी गैशियस रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो आपने नोट किया होगा लैब में आपको काफी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल जो है वो फील होती है. ये टेस्ट बच्चों हम परफॉर्म करते हैं एफएससी के अंदर, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइडाइन. और उस स्टेज के ऊपर आके आपको क्लोरीन की इतनी पंजेंट स्मेल फील होती है कि इससे सफोकेशन जो है वो आपको फील हो रही होती है, यानी बहुत ज़्यादा इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है. और इसकी इरिटेशन की वजह से ये स्किन पर भी अटैक कर सकते हैं. और ब्रोमीन के बारे में ये है कि ये इतना डेंजरस लिक्विड है कि इससे स्किन के ऊपर जलने के निशानात वो बन जाते हैं, और जो कि बहुत ही स्लोली जो है वो काफ़ी टाइम लेते हैं हील होने में, यानी उनके भरने में जो है वो काफ़ी वक्त लग जाता है.
इसके बाद बच्चों अगर आप देखें तो हैलोजेंस के बारे में हम कहते हैं कि जो हैलोजेंस है हमारे पास ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करते हैं। तो हर वो एलिमेंट जो ग्रुप 7 से बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर इंडिकेट करेगा इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल में। चूंकि इनका ग्रुप नंबर 7 है तो इन तमाम एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम NS2 यानी S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P सब शेल में 5 होंगे। तो 5 के अंदर अगर आप 2 को प्लस करें तो ये 7 बनता है। तो इट मीन इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये इस तरह से ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। उसके बाद बच्चों ये आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें इन तमाम एलिमेंट की फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक की प्रॉपर्टीज में एटॉमिक नंबर है, इनका इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसके बाद इनकी अपीयरेंस है और इसके साथ इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और डिफरेंट तरह की ये वैल्यूज हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने दी गई है। इसके बाद वो आपको बताते हैं कि अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी के डाटा की बात करें तो अब आप यहाँ देखें ये एक प्रॉपर एक ग्रुप के अंदर इस तरह से रेंज है कि फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो आप जानते हैं कि ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आए तो टॉप टू बॉटम आने पर एटम का साइज क्या होता है जी, इंक्रीज हो जाता है। इट मीन जो फ्लोरीन एलिमेंट है इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है। क्योंकि इसका साइज छोटा है तो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर फुल लगती है। एज ए रिजल्ट इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। वाइल इन केस ऑफ आयोडीन की अगर आप बात करें तो आयोडीन जो एलिमेंट है इसके अंदर साइज जो है वो मैक्सिमम है। इट मीन अगर इसका साइज मैक्सिमम है तो इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर लीस्ट लगती है। एज रिजल्ट इसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद बच्चों अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज को डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हेलोजेंस के लिए नेगेटिव के अंदर आती हैं। तो जितनी वैल्यू नेगेटिव में आती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वो ये इंडिकेट करती हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद बच्चों आता है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इन तमाम एलिमेंट के लिए पॉजिटिव में आती है और ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई इनके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इन तमाम एलिमेंट में इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन की तो हम ये कहते हैं कि इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो इन तमाम एलिमेंट में, बच्चों मैं तमाम ग्रुप्स की बात नहीं कर रही, पर्टिकुलरली हेलोजेंस की बात कर रही हूँ कि जब आप हेलोजेंस में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनके अंदर एक कंसेप्ट आता है दैट इज वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्सेस इन एलिमेंट में फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और याद रखिएगा वंडरवाल फोर्सेस का ताल्लुक साइज से है। ये बच्चों आपको मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बताती हूँ करके ताकि आपको समझ आए। तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, हैज डायरेक्ट रिलेशन विद एटॉमिक साइज। ठीक है, तो जितना एलिमेंट का साइज बड़ा होगा उतनी ही वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी। और इन दो चीज़ों की वजह से हम फिर ये कहते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स होते हैं इन दो फैक्टर्स की वजह से आगे फिर क्या हो जाता है कि इन एलिमेंट के अंदर फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती है। फिजिकल स्टेट जो होती है इन एलिमेंट की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आप जानते हैं कि हमारे पास तीन चीजें हैं। वन इज नोन एज गैस, other is known as liquid, and third one is known as solids। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों के अंदर बात करें तो हम ये कहते हैं कि इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर दैट इज दी अगर आप देखें बच्चों तो गैशियस स्टेज हो, उसके बाद लिक्विड स्टेज है एंड देन जो है वो सॉलिड स्टेज है। तो आप जानते हैं कि सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत ही करीब करीब होते हैं तो इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होंगी। वाइल इन गैशियस स्टेज ये जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारी मिनिमम होंगी। और लिक्विड स्टेज के अंदर ये इंटरमीडिएट होती हैं यानी इन दोनों के दरमियान में होती हैं। ठीक है,
तो इससे बच्चों हमारे पास ये आइडिया क्लियर हुआ कि वंडरवाल फोर्सेस, चूंकि हम हैलोजेंस को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है। तो अगर आप बच्चों इनको देखें तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि जितने भी ये एलिमेंट है फ्रॉम हैलोजन में, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, तो एटॉमिक साइज या जो इनकी एटॉमिक साइज की वैल्यू कह लें या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कह लें, वो इनकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। इट मीन आयोडीन के अंदर जो है ये मैक्सिमम एटॉमिक साइज है, तो इस एज ए रिजल्ट इनकी वंडरवाल फोर्सेस इसमें मैक्सिमम होंगी। तो अब आप यहाँ देखें, वंडरवाल फोर्सेस का ताल्लुक आपको बताया था उनकी फिजिकल स्टेट से है। तो जितने मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर होते हैं वो ज्यादा करीब करीब होते हैं, और जितने मॉलिक्यूल करीब होते हैं उन उतनी ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हांस हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट इनके अंदर जो आयोडीन है इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। एज ए रिजल्ट इसकी स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, स्टेट जो है वो चेंज होके सॉलिड हो जाएगी, ब्रोमीन की लिक्विड रहेगी, और फ्लोरीन और क्लोरीन की क्या होगी, गैशियस होगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इससे हमारे माइंड में जो कंसेप्ट आया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इन तमाम एलिमेंट में लार्जली डिपेंड करती हैं इनकी मैस के ऊपर, और जितना एलिमेंट का साइज मैक्सिमम होता है उतनी वंडरवाल फोर्सेस इनमें इन्हांस होती हैं, और वंडरवाल फोर्सेस इन्हांस होने की वजह से इन एलिमेंट की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है फ्रॉम गैशियस टू लिक्विड एंड देन टू सॉलिड। उसके बाद बच्चों अगर आप इनकी अकरेंस की बात करें तो ये एलिमेंट जो है वो वाइडली तौर पे, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, और ये एग्जिस्ट करेंगे एज अ नेगेटिव आयन इन द फॉर्म ऑफ एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव एंड सो ऑन। और जो लोअर वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हो तो वो पॉजिटिव स्टेज में एग्जिस्ट करता है, और वो एलिमेंट जिनकी इंटरमीडिएट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो आमतौर पर आयन की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, या फिर फ्री यानी एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब वो कहते हैं कि इनमें से जितने भी ये हेलोजेन्स हैं, कोई भी हेलोजन फ्री स्टेज में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी हैलोजन होते हैं वो आम तौर पर अपने कंपाउंड की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। जो अल्लाह ताला ने इन कंपाउंड्स को पैदा किया है, ये तमाम कंपाउंड एलिमेंट जो है वो कंपाउंड की स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और यही वजह है कि जो मोस्ट कॉमन जो इनकी स्टेट होती है हेलाइड आयन की, दैट इज एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव होती हैं। और जितने भी ये हेलाइड होते हैं ये सारे के सारे बच्चों वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और यही वजह है कि ये समुद्रों में, साल्ट की लेक्स में, या जो अंडरग्राउंड बेल्ट होती हैं साल्ट की, उनके अंदर मेजरली ये एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने इन तमाम कंपाउंड्स के फार्मूलाज को अच्छी तरह तैयार करना है। इसमें पहला कंपाउंड है फ्लोरोस्पार, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज CaF2। क्रायोलाइट आप ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, दैट इज Na3Al6। उसके बाद है फ्लोरोएपेटाइट, इसका फार्मूला होता है Ca5PO4 थ्राइस F। और ब्रोमीन जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ ब्राइन वेल्स हैं, यानी कुएं होते हैं ब्रोमीन के सी वाटर में। सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। अब अगर आप क्लोरीन को देखें बच्चों, तो क्लोरीन का मोस्ट कॉमन हेलाइड, जिसे हम टेबल साल्ट या खाने का जो नमक होता है जो हम डालते हैं हंडियों में, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl। इसके अलावा साल्ट बेड्स में, यानी आपने आपको आइडिया होगा कि अक्सर समुद्रों के पानी को खुश्क करके भी नमक बनाया जाता है, तो साल्ट बेड्स में, ब्राइन वेल्स में और सी वाटर के अंदर भी ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कैनालाइट जो इसकी एक मिनरल है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है, दैट इज KCl.MgCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल। जबकि आयोडीन के दो ही कंपाउंड है, दैट इज सोडियम आयोडेट और सोडियम पर आयोडेट, दैट इज NaIO4। और ये डिपॉजिट है इन चिली ब्राइन वेल्स में। ये चिली जो है बच्चों एक इलाका है, एक जगह है, वहां पे इसके कुएं होते हैं, वहां पे ये पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों इसकी 5.3 वाला टॉपिक, बच्चों आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया। उसके बाद आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आती हैं। तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं, जितने भी फ्री हैलोजेंस होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? दैट इज द प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी तमाम जो हेलोजेंस हैं इनके अंदर किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की। और इलेक्ट्रॉनों को गेन करने को हम केमिकली किस टर्म में इंडिकेट करते हैं? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे तभी बिहेव कर सकते हैं जब इनके साथ कोई ना कोई मेटल हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें सोडियम, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका फंक्शन बच्चों क्या होता है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी? ये डोनेट करेगा, जबकि क्लोरीन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। तो हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर आप तभी स्टडी कर सकते हैं जब इनके नेबर में कोई मेटल मौजूद हो। और जितने भी ये एलिमेंट होते हैं इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? यानी जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि आमतौर पे जितने भी हेलोजेंस होते हैं, जब ये आयनिक कंपाउंड, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिवेल्प होते हैं और बाय दी कंप्लीटली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए, तो जो कंपाउंड क्रिएट होते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, जिसमें हेलोजेंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर चार्ज क्या ले लिया है? दैट इज नेगेटिव आयन। इन द सेम वे कहते हैं कि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को स्टडी करें तो हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज करती है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इट मीन मैक्सिमम एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की किसकी है? फ्लोरीन की है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर व्हाइल द आयोडीन हैज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ये इनका ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर का ट्रेंड है। अब बच्चों इसके साथ जो है वो चार मेन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। वन इज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, अदर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, थर्ड इज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन, एंड फोर्थ वन इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन की वैल्यू सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है, जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके लिए वेपर बनाने की एबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में होती है। जबकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में होती है, तो ये लिक्विड से गैशियस में जा सकती है। इसी तरह आयोडीन सॉलिड से लिक्विड एंड देन गैशियस में जा सकती है। तो इसलिए इन दोनों एलिमेंट के लिए सिर्फ हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जबकि इन बाकी दो एलिमेंट के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू नहीं होती। हाँ, बच्चों आगे जो है वो यहाँ पे है कि हेलोजन के लिए अगर आप स्टडी करें तो जितने भी हेलोजन होते हैं उनके लिए एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होती है। तो अगर आप डिसोसिएशन एनर्जी को कम कर दें, सेकंड क्या है जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हाई कर दें, हाइड्रेशन एनर्जी को हाई कर दें, तो उस आयन के लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि फ्लोरीन के लिए एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो होती है। डिसोसिएशन का क्या मतलब है? यानी फ्लोरीन और फ्लोरीन का एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के अटैच हुआ हुआ है, तो उसके बॉन्ड को तोड़ने की एबिलिटी, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है फ्लोरीन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कि इसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम होती है। और जितनी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू डिक्रीज करती है उतना ही वो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बच्चों क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है एंड हायर हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसी वजह से इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज हायर बिकॉज इट हैज अ लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एंड हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स आयन। तो उसके बाद बच्चों ये बात करते हैं कि अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, तो इट इज पॉसिबल फॉर ईच फ्री हेलोजन टू ऑक्सीडाइज द आयन ऑफ अदर हेलोजन नेक्स्ट टू इट इन द फैमिली। तो पहले तो आप ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप सबकी तैयार करेंगे कि फ्लोरीन की, अब ये देखें मैक्सिमम आती है, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी मैक्सिमम है। जितनी वैल्यू ग्रेटर होगी उतना ही इंडिकेट करेगा कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो फ्लोरीन के लिए बच्चों ये वैल्यू है +2.87, क्लोरीन के लिए 1.36, ब्रोमीन के लिए 1.07 एंड आयोडीन हैज लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू दैट इज 0.54। तो इसके बाद बच्चों आता है कि फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइज कर सकता है तमाम हेलाइड आयन को टू मॉलिक्यूलर हैलोजेंस में। आ रिएक्शन विल अकर इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो। तो आयोडीन जो है वो वीक होता है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्लोराइड और ब्रोमाइड को। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन ये जो लोअर मेंबर है वो ऊपर वाले मेंबर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कम नहीं होती, या दीगर जो फैक्टर है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, वो वाले फैक्टर जो है वो इनके हवाले से चेंज नहीं होते। तो इसलिए हमने ये बात की कि अब यहाँ देखें फ्लोरीन के अंदर पहले देखें इलेक्ट्रॉनों को गेन किया इसने और ये कन्वर्ट हो गया 2f नेगेटिव में, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है 2.87।
अब इसी तरह क्लोरीन जो है वो रिलीज कर सकता है Cl2 की फॉर्म में, और ये इस तरह से इसकी वैल्यू आती है -1.36। तो आप इन दोनों के बजाय बच्चों ये जो नेट इक्वेशन है इसको तैयार करेंगे। इससे ये पता चलता है कि फ्लोरीन ने क्या किया कि इस क्लोराइड नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया। गेन करने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर चार्ज किया गया F नेगेटिव, और Cl नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बाद एक गैसियस स्टेट दैट इज Cl2 के अंदर ये कन्वर्ट हो गई। तो इसके लिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू आती है 1.51 वोल्ट। इन द सेम वे यही सेम बिहेवियर आप बच्चे स्टडी कर सकते हैं। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमीन को। एज ए रिजल्ट क्लोरीन ने कैसे ऑक्सीडाइज किया कि इस इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया, और गेन करने के बाद ये Cl नेगेटिव में और Br2 में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह की एबिलिटी ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन को। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हुआ कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये दोनों ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बच्चों वेरियस कलर डाइस को, कि अगर आप इनका रिएक्शन करवाएं किसी भी डाई से तो ये उसको चेंज कर देते हैं कलरलेस सब्सटेंस में। ये आपने नोट किया होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्लोरीन प्रेजेंट होती है, और क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, यानी आप कपड़ों के ऊपर अगर धब्बे या कलर्ड स्पॉट लग जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, जिसकी वजह से जिसमें जो फ्री क्लोरीन होती है वो उनके अंदर से रिमूव कर देती है कलर्ड सब्सटेंस को। इसी तरह अगर आप यूज करें इसको फॉर ब्लीचिंग के लिए तो क्लोरीन ऐड कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ओके बच्चों, आज का टॉपिक आपका यहीं तक था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।